ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सर, भाषा और संस्कृति को जब एक करके देखा जाता है तो हमें महाराष्ट्र में तुम मराठी में बोलो, मार खाते हुए लोग दिखते हैं। यहाँ कन्नड़ा बोलो, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में वो भाषा को अपनी सभ्यता संस्कृति से जोड़ते हैं और फिर आक्रामक भी हो जाते हैं। आपका जो प्रश्न है, दरअसल ये प्रश्न उसी मानसिकता और मूल से उठता है जब हम किसी भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। अभी आपने कहा बोली। अब मुझे तो लगता है जिनको हम बोली कह के स्वाधीनता के बाद से लगातार उसको एक अपमानित करते रहे, उस भाषा को, जिसको क्षेत्रीय भाषा कह के अपमानित करते रहे, अब भी बहुत सारे लोग हिंदी को भी एक रीजनल लैंग्वेज की तरह देखते हैं। मुझे याद पड़ता है गुरुजी गोलवलकर ने लिखा है कि हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा है और अन्य जितनी भी भाषाएं सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। तो आप जब इसको मान लेंगे कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, तो न कोई महाराष्ट्र से बवाल होगा, न कोई भाषा को लेके विवाद होगा। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे अरे ये तो तमिल है, छोटी सी भाषा है, तो आप स्वयं उसको बांट रहे होते हैं। तो भाषा को बांटिए मत। भाषा लोगों को जोड़ता है और हिंदी राष्ट्र भाषा है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ ही सब भाषा को राष्ट्रीय भाषा आप माननी पड़ेगी आपको। जैसे ही आप कहेंगे कि हिंदी सिर्फ राष्ट्रीय भाषा है, आप लोग तो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो गलत बात है ना ये। तो हमें जो स्वाधीनता के बाद से इस देश में विभाजनकारी शक्तियों ने और विभाजनकारी राजनीति ने जिस प्रकार से भाषा की राजनीति कर लोगों के अंदर वैमनस्यता का बीज बोया है, हम उसकी फसल काट रहे हैं। आज लोग बोली क्यों बोलते हैं? राजस्थानी क्या भाषा नहीं है? कितनी सुंदर भाषा है राजस्थानी। आप अवधी देखिए, बॉलीवुड ने जो घालमेल किया, अवधी को भोजपुरी बना दिया। पूरी अवधी बोली जाती है और वो भोजपुरी के नाम पे वहां चलती है, और भोजपुरी बोलने वाले भैया होते हैं। ये कौन सी मानसिकता है भाई? मैं तो आपके मंच से बॉलीवुड वालों को चुनौती देता हूं कि भोजपुरी बोलने वालों को या अंगिका, मगही, वज्जिका बोलने वालों को या अवधी बोलने वाले से आपके यहां अगर उतनी प्रतिभा हो तो कर लीजिए मुकाबला आके आमने सामने बैठ के। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ना शब्द भंडार है। और आप लोग अभी जेनजी की बात कर रहे थे, सब लोग ये कहते हैं जेनजी बड़े शॉर्ट स्पैन में देखते हैं। अरे कहां शॉर्ट स्पैन में देखते हैं भाई? 10-10 एपिसोड का सीरीज देखते हैं रात रात भर जाग के। ये जेनजी को बदनाम करने की ताकतें हैं जो कहते हैं जेनजी सिर्फ रील देखता है। जेनजी वॉर एंड पीस भी पढ़ता है, जेनजी प्रेमचंद का कफन और गोदान भी पढ़ता है, और जेनजी रील भी देखता है। ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है जो जेनजी को सिर्फ रील देखने वाला स्थापित कर दे। ऐसे ही कुछ दिन पहले चला था कि हमारे युवा जो हैं वो हिंदी अंग्रेजी मिक्स पढ़ते हैं, वो इंग्लिश पढ़ते हैं। मैं उनसे कहता हूं, कोई चुनौती देता हूं कि कोई ऐसा सर्वे दिखा दे। दरअसल ये लोग युवाओं का अपमान करते हैं जो ये कहते हैं कि उनको न हिंदी समझ में आती है न अंग्रेजी समझ में आती है, वो मिक्स भाषा समझते हैं। अरे अपनी कमजोरी को युवाओं पे क्यों लादते हो भाई? मैं सिर्फ इतना कहता हूं, भाषा बहने दीजिए, भाषा को शुद्धतावादी मत बनाइए। उसमें मैथिली के शब्द भी आएंगे, हिंदी में ब्रज के शब्द भी आएंगे, अवधी के शब्द भी आएंगे। सारे शब्दों को आने दीजिए और समेटिए। और तब गंगा जिस तरह से वहां से गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक जाती है, सबको समेटते हुए, लेकिन गंगा का पानी कभी 6 महीने रख दीजिए, वो गंदा नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। वैसे ही भाषा भारत की है जो ऊपर से चलती है और नीचे तक जाती है। कितने सालों बाद परख लीजिए, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। भाषा पर जब विवाद होता है तो उसे आप फिर कैसे देखते हैं? वो राजनीति का हिस्सा है राजीव जी, पॉलिटिक्स। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में। एक छोटा सा कुमुद जी बैठी है, उदाहरण देता हूं आपको। भारतीय शिक्षा नीति आई है अभी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, त्रिभाषा फॉर्मूला उसमें आया। अब त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है? अब लोगों से पूछिए, भ्रम फैलाया गया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 58 पेज का दस्तावेज है उसमें कहीं भी हिंदी शब्द का उल्लेख नहीं है। पूरे डॉक्यूमेंट में भारत सरकार इतनी सावधान थी, बल्कि मैं कहूं कि डरी हुई थी कि राजनीति ना हो जाए, हिंदी शब्द का उपयोग ही नहीं किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। उसके बाद भी ये बवाल कि आप थोपना चाहते। अरे आप एक भाषा पढ़ा दीजिए, दूसरे राज्य की भाषा पढ़ाइए और तीसरी एक उनकी मातृभाषा पढ़ाइए। कहां दिक्कत है? ये तो वैकल्पिक व्यवस्था है। अच्छा, इसका हमें नीट के रिजल्ट में बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट दिखाई दिया था जब क्षेत्रीय भाषा वो बोलने हर वाले जगह दिखाई देगा। आईआईटी के, मेडिकल के सारे स्टूडेंट्स अब अपनी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं और जब हम अपनी मातृभाषा में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, वो अभिव्यक्ति की जो संवेदना और भाव होता है वो किसी अंग्रेजी में, किसी फ्रेंच में, किसी जर्मनी में नहीं आ सकता। ये सब भाषाएं नहीं है, ये सब हुनर है। कि जब अंग्रेजी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि आपको नौकरी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको उस भाषा की आवश्यकता है, मतलब आपको जाननी ही जाननी है। पढ़ाई करते हैं तमाम दूसरी जगहों पर, तो ऐसे में जो दूसरी भाषाएं और बोलियां हैं वो कैसी बची रहेंगी फिर? और 8वीं अनुसूची में भी जब कई मांग करते हैं कि लोग कि हमारी भाषा होनी चाहिए उसमें, लेकिन जगह नहीं मिल पाती है। तो हमने भी क्लॉजेस, मतलब सरकार के स्तर पर भी इतने सारे उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं कि आपका व्याकरण नहीं है। देखिए, मैं तो ये जानता हूं कि भाषा को किसी भी सरकार की मोहताज नहीं होती है। भाषा संरक्षित सरकार का करने का दायित्व ही नहीं है। क्या आज हिंदी क्या किसी सरकार की मोहताज है? क्या बात है? क्या तमिल किसी सरकार की मोहताज है? अरे आप सब लोग गायत्री मंदिर में कभी ना कभी गए होंगे या जाने वाले होंगे तो देखिएगा पंडित आचार्य श्री राम शर्मा का एक कोट लगा होता है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम अंग्रेजी बरतेंगे और उम्मीद करेंगे कि अनंत विजय हिंदी को संरक्षित कर दे क्योंकि वो फलाने विश्वविद्यालय का कुलपति है। हम अपने बच्चे को कहेंगे बेटा फिंगर से मत करो, है ना। हम उंगली नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें शर्म आएगी, लेकिन हम कहेंगे कि सरकार हमें बता दे किताब में कि फिंगर मतलब उंगली होती है। अरे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के होठ के मूवमेंट से वो भाषा सीखता है कि माँ के होठों का मूवमेंट कैसे होता है। जो भाषा बच्चे के साथ माँ के नाभिनाल से जुड़ के आ रहा है उसको आप काट के अंग्रेजी थोप रहे हैं। हिंदी कोई नहीं थोपता, थोपा तो अंग्रेजी गया हमारे यहाँ आजादी के बाद से। और एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि बिना अंग्रेजी के आपका काम नहीं चलेगा। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन मेरा काम बहुत आसानी से चल रहा है और मुझे गर्व की अनुभूति होती है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस के भोज में खड़े होकर हिंदी में बोलता है और अमेरिका का राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ट्रांसलेशन मशीन लगा के उनके भाषण को अंग्रेजी में सुनती और समझती हैं। पर एक जमाना था, याद करिए, जब अटल जी यूएन में गए थे तो हमने पूरे 8वीं से लेके 11वीं कक्षा तक में ये जीके का क्वेश्चन बन गया था कि भारत के किस विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया। इस देश की विडंबना देखिए कि जिसमें हिंदी बोलने वाले 60 करोड़ से अधिक लोग हैं, वहां ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता था कि भारत के किस विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया। अब कोई पूछता है? क्योंकि सारे लोग हिंदी में बोल रहे हैं जाके। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई भी चीज ऊपर से आती है, समाज में जो बड़े लोग हैं उनको हिंदी को बताना पड़ेगा। और हिंदी कोई कठिन भाषा नहीं है। और हिंदी को लेके कुछ लोगों ने बड़ा भ्रम फैलाया। लौ दंड गोल पिंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता क्रिकेट का अनुवाद कर दिया। मैं कहता हूं भैया किस डिक्शनरी में है? लौ पथ गामिनी किस डिक्शनरी में है? कोई शब्दकोश तो बता दो। हरदेव बाहरी से लेके ज्ञान मंडल तक के सब शब्दकोश देख गया, किसी में यह अनुवाद नहीं है। तो अब अगर धूम्र दंडिका बोलेंगे तो जेनजी को समझ ही नहीं आएगा। आप सिगरेट लिखो ना, क्या दिक्कत है उसमें भाई? अंग्रेजी को अपना लें ऐसे। नहीं, अंग्रेजी को मत अपनाओ। मैं ये कह रहा हूं जो भारतीय भाषाओं में शब्द हैं पहले उनको लेने का प्रयास होना चाहिए। जैसे बस स्टैंड, हमारे सामने बड़ी समस्या आती है कि स्टैंड का क्या लिखें। भाई मराठी में इतना खूबसूरत शब्द है स्थानक, उठा लीजिए उसको, क्या दिक्कत है? अगर हिंदी में कोई शब्द नहीं है और वो उड़िया में बहुत अच्छा शब्द है
तो ओडिया का शब्द उठा लीजिए अपने में। अंग्रेजी तो कभी नहीं घबराती इसमें। जिस अंग्रेजी को आप आदर्श मानते हो उसके शब्दकोश में अगर 5 शब्द जुड़ते हैं तो अखबारों में बैनर छपता है, अभी भी छपा है कि ऑक्सफोर्ड ने ये 5 शब्द जोड़ लिए। जंगल यूज करते हैं, बंदोबस्त यूज करते हैं, राज यूज करते हैं, सब अंग्रेजी के शब्द हो गए। हिंदी वाले शुद्धतावादियों को पता नहीं क्या दिक्कत है दूसरी भाषा के शब्द लेने में, और यही नाश करते हैं। हिंदी के शुद्धतावादी हिंदी के नाश के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। बच्चों को जिस भाषा में हिंदी समझना चाहते हैं, मैं जेनजी के चक्कर में नहीं पड़ता क्योंकि जेनजी आजकल राजनीतिक टर्म हो गया है, तो मैं कह रहा हूं इनकी जो भाषा है उसमें समझने दो उनको। वो अगर मराठी बैकग्राउंड से आ रहे हैं और मराठी में हिंदी समझना चाहते, अरे इसका बॉलीवुड से बढ़िया उदाहरण ही कोई नहीं है भाई। एक तरफ आचार्य पंडित नरेंद्र शर्मा ज्योति कलश छल के लिखते हैं और वो भी हिट होता है, और पार्टी अभी बाकी है 4 बज गए वो भी हिट होता है, दोनों हिंदी है। तो अगर आप हिंदी की व्याप्ति चाहते हो तो समीर अंजान को भी रखना पड़ेगा और पंडित नरेंद्र शर्मा को भी रखना पड़ेगा। किसी को आप हाशिए पे मत डालो, तभी हिंदी की व्याप्ति होगी।